हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गाइस, हम लोग सीख रहे हैं एस्पायर में 2D प्रोफाइल टूल पाथ को। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 2D प्रोफाइल टूल पाथ में 8 टैब्स यहां तक आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिए, फिर आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, देखिए रैम्प को हम लोगों ने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत समझा था। देखिए हम यहाँ पे इसको अनचेक करते हैं तो यहाँ पे भी रैम्प है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐड रैम्प इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए मेरा जो रैम्प यहाँ पे सिलेक्टेड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है वो यहाँ पे जिग जैग है, और नीचे देखिए एंगल सिलेक्टेड है और इसका 15 डिग्री है, और उसके बाद डिस्टेंस 100 mm है। अभी के लिए मैं यहाँ पे 8 टैब्स को अनचेक कर दूंगा क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मेरा टूल पाथ यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, ये रैम्प ऐड हो चुका है। इसको मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ, प्रीव्यू टूल पाथ। अभी देखिए यहाँ पे मैं 2D व्यू में हूँ। तो यहाँ पे टूल पाथ को देखने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे टॉगल टूल पाथ 2D इसको चेक करना है, और यहाँ पे टूल पाथ को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा आपको यहाँ से, इसको यानी कि इसमें चेक लगाना पड़ेगा। इस तरीके से टूल पाथ आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से टूल चला है, यहाँ से ऑर्बिट करके आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रिसेट करके इसको स्लो कर लेता हूँ और फिर प्ले करता हूँ। अभी देखिए जिग जैग था, इसको मैं कर देता हूँ स्मूथ, और उसके बाद करता हूँ कैलकुलेट, रिसेट प्रीव्यू। यहाँ पे स्मूथली ये रैंपिंग करेगा, और जब हम लोग यहाँ पे स्मूथ को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एंगल रह जाता है सेलेक्ट करने के लिए। जिगजैग करेंगे तो इसका डिस्टेंस भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्मूथ करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग इसका एंगल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अब इसका एंगल कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये इसका एंगल है 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लीड को चेक करके रखा है, तो इस वजह से ये जो लाइन है लीड का है और ये रैंपिंग का है। तो लीड को यहाँ से मैं बंद करता हूँ और उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए ये वाला है रैंपिंग का, तो इसका मैं साइड व्यू कर लेता हूँ, एक्स व्यू। देखिए तो देखिए इस तरीके से ये हमारा रैंपिंग है। और उसके बाद गाइस अगला ऑप्शन है यहाँ पे स्पैरल को करेंगे तो यहाँ पे पूरे टूल पाथ में रैंपिंग ऐड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो देखिए फर्स्ट टाइम ये पूरे टूल पाथ पे रैंपिंग करेगा। स्काई कलर का जो लाइन दिख रहा है ये रैंपिंग वाला लाइन है। पहले पूरे टूल पाथ पे यहाँ पे रैंपिंग करेगा, उसके बाद कटिंग करेगा इस तरीके से। तो गाइज अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे लीड्स का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लीड्स को चेक करते हैं। रैम को मैं यहाँ पे अनचेक कर दूंगा, और ये देखिए यहाँ पे लीड है, तो लीडिंग का मैं यहाँ पे एंगल 45 डिग्री डाल देता हूँ, 100 डिग्री डाल देता हूँ, और उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो टूल पाथ यहाँ पे आ रहा है हमारा, दूर से प्लंजिंग कर रहा है, और उसके बाद यहाँ से फिर कट स्टार्ट हो रहा है, फिर दोबारा यहाँ से प्लंजिंग करेगा, यहाँ से कट स्टार्ट करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, देखिए इस तरीके से। तो गाइस ये था हमारा लीड इन। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लीड आउट को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से एक लीड इन हुआ 90 डिग्री में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लीड आउट भी कर सकते हैं। ये जो लाइन है इसका लेंथ हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। देखिए अभी 25 mm है, और यहाँ से लीड आउट को भी मैं चेक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ग्राफिक में आपको दिख रहा होगा, पहले हम लोग लीड इन कर रहे थे, अब हम लोग इस तरीके से लीड आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन था स्ट्रेट लाइन लीड, अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे सर्कुलर लीड। तो यहाँ पे देखिए आर्क बनाएगा इस तरीके से, देखिए यहाँ पे ग्राफिक में दिखाया गया है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, और उसके बाद रीसेट प्रीव्यू, और उसके बाद मैं प्रीव्यू चालू करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आर्क बनाएगा, यानी कि हमारा टूल इधर से आएगा कटिंग करके, फिर इधर से जाकर यहाँ पे आउट हो जाएगा इस तरीके से। अब गाइज हम लोग चाहे तो यहाँ पे डिस्टेंस डाल सकते हैं बीच में लीड इन और लीड आउट का। उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये जो है ओवरकट डिस्टेंस इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 20 mm डाल देता हूँ, तो उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ और फिर से मैं प्रीव्यू करता हूँ। इसका स्पीड अभी स्लो है तो मैं इसको फास्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बीच में डिस्टेंस आ चुका है, गैप आ चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 20 mm का डिस्टेंस आ चुका है। तो गाइज इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लीड्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला ऑप्शन है हमारे यहाँ पे ऑर्डर। मशीनिंग ऑर्डर को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका जो प्रीव्यू है यहाँ से
रीसेट कर दूंगा, रीसेट प्रीव्यू, इसको क्लोज कर देता हूँ। और इसके लिए हमें मल्टीपल वेक्टर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे वेक्टर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। अब गाइस देखिए हमारे पास इतना सारा वेक्टर्स है। अब हमें इसे एक ऑर्डर में कट करना है। मान लीजिए हमें फर्स्ट में स्टार को कट करना है, उसके बाद अदर कोई वेक्टर्स को, यानी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको चूज़ करके कट करना है ऑर्डर वाइज। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको ऑर्डर को यूज़ करते हैं। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ़्ट से मशीनिंग होता हुआ राइट की तरफ जाएगा, और बॉटम टू टॉप, और बॉटम से होता हुआ टॉप की तरफ जाएगा। और उसके बाद ग्रिड भी सिलेक्टेड है, इसका मतलब एक ग्रिड में कटिंग करेगा, यानी कि पहले लेफ्ट को काटेगा, उसी तरीके से ग्रिड में आ जाएगा, राइट टॉप को, फिर राइट बॉटम को, इस तरीके से ग्रिड में। तो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर दें। जैसे मैं अभी इसको सेलेक्ट करके सबको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये टच है इसलिए वार्निंग आया था, तो इसको मैं यहाँ पे दूर कर लेता हूँ। लीड इन और लीड आउट का ये ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो इसको भी मैं अनचेक कर दूंगा, यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ से सिमुलेट करके आपको प्रीव्यू चेक कराता हूँ। तो देखिए पहले इस सर्कल को इसने कट किया, इसको मैं और स्लो कर लेता हूँ, उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मशीन अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको, हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑर्डर पे आने के बाद यहाँ पे हम इसको ग्रिड से हटा करके वेक्टर सिलेक्टेड ऑर्डर, इसको हम चेक कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जिस ऑर्डर में वेक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे उसी ऑर्डर में मशीनिंग होगा। जैसे मान लीजिए पहले हमें इस स्टार को कट करना है, तो इसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इसको फिर इसी तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा, तो अब देख पा रहे होंगे पहले यहाँ पे स्टार को कट कर रहा है, उसके बाद इस सर्कल को कट करेगा, और उसके बाद इसको देखिए, यानी कि जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे वेक्टर्स को सेलेक्ट किया था उसी ऑर्डर पे मशीनिंग हुआ है। अब गाइज मैं यहाँ पे फिर से सभी को चेक कर दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग था उसी को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। और अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे स्टार्ट एट, और यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड है कीप करंट स्टार्ट पॉइंट्स। गाइस यहाँ पे क्या होता है कि वेक्टर जहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट स्टार्ट होता है, वहीं से हमारा यहाँ पे टूल स्टार्ट होता है, यानी कटिंग करना स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कलर का डॉट आपको दिख रहा होगा, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। इसी तरीके से हमारा जो मशीनिंग स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरीके से। अगर हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं इसको, तो इसको कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ ऑप्टिमाइज़ स्टार्ट पॉइंट, तो ये अपने अकॉर्डिंग इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेगा। मैं कैलकुलेट करता हूँ, अब देखिए ये स्टार्ट पॉइंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वेक्टर्स को सिलेक्ट करके इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। जैसे हमारा ये कट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके नज़दीक जो भी पॉइंट होगा वहाँ पे चला जाएगा मशीन, यानी कि आपका टाइम यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ हो सकता है इससे। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास चॉइस होता है कि पॉइंट को कहाँ से स्टार्ट करना है, कॉर्नर से स्टार्ट करना है या फिर मिड पॉइंट से स्टार्ट करना है। आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, या लेफ़्ट साइड के मिड पॉइंट से स्टार्ट करना है, या फिर लेफ़्ट साइड के टॉप से स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमें इस वेक्टर में टूल चलाना है, अब हम इसको मिड पॉइंट कर देते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा टूल स्टार्ट हुआ है, यानी कि मशीनिंग जो स्टार्ट हुआ है हमारा, यहाँ से हमारा मशीनिंग स्टार्ट हुआ है, यानी कि हमारा जो टूल प्लंज कर रहा है। तो इस तरीके से ये स्टार्ट पॉइंट काम करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद गाइस अगला ऑप्शन है यहाँ पे कॉर्नर का। इस ऑप्शन को हम लोग वी बिट टूल में यूज़ करते हैं। एंड मिल टूल में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरनल कॉर्नर ही शार्प होता है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है शार्प। लेकिन अगर हमें यहाँ पे एक्सटर्नल कॉर्नर को शार्प करना है तो वो यहाँ पे एंड मिल से पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से इसको वी बिट टूल में यूज़ किया जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे यूज़ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं सबको यहाँ से डिलीट करता हूँ और सिर्फ मैं स्टार को यहाँ पे रखूँगा, और इस स्टार को इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका साइज़। वी बिट टूल को यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा वी बिट टूल्स का ग्रुप। और यहाँ से मैं 6 mm 60 डिग्री इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका पैरामीटर मैं चेंज कर देता हूँ। फीड रेट को मैं यहाँ से mm/s करके 100 कर देता हूँ, प्लंज को भी 100 कर देता हूँ, और यहाँ पे पास डेप्थ को मैं 5 mm कर देता हूँ, और उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ, और उसके बाद ओके करना है। अब देखिए मैं
पहले इसको कैलकुलेट करता हूँ। प्रीव्यू में कर लेता हूँ टूल पाथ को। अभी देखिए हमारा कॉर्नर यहाँ पे, ये वाला कॉर्नर तो ऑलरेडी शार्प होता ही है ये वाला, लेकिन हमें इस कॉर्नर को शार्प करना है। तो वो किस तरीके से होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉर्नर्स में जाऊँगा और यहाँ पे शार्प एक्सटर्नल कॉर्नर, तो ये वाला कॉर्नर हमारा शार्प होगा, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ और प्रीव्यू, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई कॉर्नर यहाँ पे शार्प हो चुका है। शार्प इंटरनल कॉर्नर ये 3D में होगा। तो गाइज़ मैं यहाँ पे मटेरियल का डेप्थ को कम कर देता हूँ, मैं 5 mm ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉर्नर ज़्यादा शार्प नज़र आएगा। तो रीसेट प्रीव्यू और दोबारा मैं रीसेट करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये वाला कॉर्नर है हमारा। तो देखिए ये भी कॉर्नर हमारा यहाँ पे शार्प हो चुका है और ये कॉर्नर भी हमारा शार्प हो चुका है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे साइज़ कम कर दिया है। साइज़ कम करने के बाद इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका अलाउंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ पे रीसेट प्रीव्यू, दोबारा मैं प्रीव्यू करता हूँ। अब ये कॉर्नर यहाँ पे देखिए, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल शार्प हो चुका है। तो इस तरीके से ये शार्प कॉर्नर यहाँ पे काम करता है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए वेक्टर सिलेक्शन का। ये यहाँ पे इस तरीके से काम करता है, जैसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये विंडो ओपन होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे लेयर बाय लेयर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ओपन वेक्टर है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे ओपन एंड क्लोज दोनों वेक्टर है, तो ओनली ओपन वेक्टर्स पे टूल पाथ चलाना है तो इसको चूज़ करेंगे, और ओनली क्लोज वेक्टर पे चलाना है तो क्लोज्ड वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। लेयर के अकॉर्डिंग चलाना है तो यहाँ पे ऑप्शंस आएगा लेयर्स का, तो लेयर को सिलेक्ट करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे क्लोज वेक्टर पे चलाना है तो सबसे पहले क्लोज वेक्टर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे लेयर एक्टिव हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर सिलेक्ट हो चुका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ओपन और क्लोज दोनों वेक्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पे अभी ओपन वेक्टर को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे लेयर को भी सिलेक्ट करना है आपको इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे वेक्टर सिलेक्शन काम करता है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल या सुझाव है, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।